नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो सत्ता का महासंग्राम। मैं हूं मुकेश कुमार और आज शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों से, क्योंकि आज झारखंड के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है अभी थोड़ी देर की पहले ही। और आज 15 जिलों की 43 सीटों पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके बाद से 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में सारे नेता अपना अपना काम जोर पे लगा, प्रचार का कार्य जो है वहां पे जोरों पे है। चुनाव प्रचार में झारखंड के तमाम बड़े नेता जो है पहुंचे हुए थे। चुनावी रैली करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और जेएमएम पर जमकर निशाना साधा है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। क्या कहा है किन नेताओं ने, वो भी आपको बताएंगे। और जमशेदपुर में पूर्व में चुनावी सभा के दौरान असम के सीएम, असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी चुनाव के प्रचार के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। क्या कहा उन्होंने, एक बार पहले उनको सुनते हैं और उसके बाद जो दूसरे बड़े नेता हैं उन्होंने इस झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान क्या क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि झारखंड के पहले चरण में किन किन जगहों पर चुनाव हो रहे हैं और चुनाव प्रचार के दौरान किन नेताओं ने क्या बात कही और उस पर क्या क्या कंट्रोवर्सी है। हालांकि एक जो आज खबर यह भी है कि कल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से झारखंड बीजेपी की शिकायत की थी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने को लेकर के। उस पर भी एक एफआईआर जो है वो बीजेपी के खिलाफ जो है चुनाव आयोग के निर्देश पे दर्ज किया गया है। क्या है वो मामला वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा। तो सब बोलना चाहूंगा। पहले एक सोच लीजिए, ये चुनाव जमशेदपुर पूर्व और पश्चिम का नहीं है। ये चुनाव हम ऐसे समय में लड़ रहा हूं जहां पूरे झारखंड के इतिहास का एक ऐसा मोड़ पे हम लोग खड़ा हो कि यहां से या तो हम आगे जाएगा या नहीं तो हम यही हमारा समाज और हमारा संस्कृति को नष्ट होते देखना शुरू कर देगा। अब बात करेंगे अमित शाह की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और चुनाव के अंतिम दिन यानी प्रचार के अंतिम दिन, फर्स्ट फेज के प्रचार के अंतिम दिन अमित शाह ने क्या कहा लोगों को संबोधित करते हुए, एक बार उनको सुनते हैं। कांग्रेस और जेएमएम के लिए आदिवासी केवल एक वोट बैंक है, एक प्रॉपर्टी की बैंक है और एक प्रदर्शन की बैंक है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए आदिवासियों का सम्मान करती है। नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन को पूरे देश में आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाने की शुरुआत की है। आदिवासी गौरव दिन तमाड़ वैसे रांची से इतना नजदीक है मगर यहां विकास का कोई काम नहीं। और हेमंत बाबू को लगता है कि हम कांग्रेस की गोदी में बैठ गए बच जाएंगे। अरे हेमंत बाबू, आप तो डूबती हुई नैया में बैठे हो जिसमें एक नहीं अनेक छेद है, अनेक छेद है। झारखंड के तमार के बाद बात करते हैं सीएम योगी की, जिन्होंने उदयपुर, झारखंड के उदयपुर में जाकर के लोगों को संबोधित किया और अपने चिर परिचित अंदाज में झारखंड की जनसांख्यिकी को यानी जो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी को बदला जा रहा है इसकी बात करते हुए उन्होंने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन की बात भी की। क्या कहा उन्होंने, एक बार उनको सुनते हैं। बेटी और बेटी का संकट, ये माटी का संकट जो खड़ा किया है कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी ने झारखंड के अंदर, इसके लिए आपको अवगत कराना मेरा धर्म बनता है, क्योंकि हमारा तो पड़ोस का रिश्ता है, हमारा तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। हम लोग तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के पथगामी है, अनुगामी है। हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। बहनों और भाइयों, झारखंड की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। झारखंड के अंदर व्यापक पैमाने पे धर्मांतरण करने किए जा रहे हैं।
लब जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर अराजक गतिविधियों को पनपाया जा रहा है। बीजेपी के बाद अब बात करेंगे हम कांग्रेस की यानी विपक्ष की। छतरपुर में चुनाव प्रचार करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे। उन्होंने क्या क्या वो भी दिखाएंगे आपको। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि लालू प्रसाद यादव पहली बार कोडरमा गए थे। कोडरमा में उनके जो करीबी सुभाष यादव हैं उनके लिए उन्होंने प्रचार किया। एकमात्र प्रचार पहले चरण में लालू यादव का कोडरमा में हुआ है, वो भी दिखाएंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान वहां के जो उनके प्रत्याशी हैं सुभाष यादव उसके लिए उन्होंने क्या कहा। लेकिन पहले सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। वो सब छोड़ के शाही परिवार और राहुल गांधी को रसगुल्ला शहनशाह शहजादा, अरे वो लेके क्या करते हो तुम? क्या झक मारे वो बोलो। वो सब छोड़ के दूसरों को क्रिटिसाइज करना, वो करना। अब आपकी आइडियोलॉजी बोलकर वोट लो। हम भी यही आइडियोलॉजी पे कर रहे हैं। ये मेरे मुंह से ऐसी बातें क्यों निकल रही उनके लिए? क्योंकि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हो, इसीलिए मुझे मजबूरन यही भाषा आपके खिलाफ। नरेंद्र मोदी नाम का कोई चीज नहीं है। ये नरेंद्र मोदी क्या है? ये नरेंद्र मोदी फालतू है। सुभाष यादव को जिताइए, एकदम बोलिए सुभाष यादव जिता देना, माला पहना दें। लेते रहो छपू। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को प्रणाम, नमस्कार। तो छतरपुर में अपने प्रत्याशी के लिए चिरपरिचित अंदाज में जो है लालू प्रसाद यादव ने प्रचार किया कोडरमा में और अपने प्रत्याशी को जितवाने की अपील की। अब बात करते हैं झारखंड में पहले चरण की। पहले चरण में कुल 43 सीटों पर कुल 683 प्रत्याशी जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि इन 43 सीटों में से 13 सीटें ऐसी हैं जो हॉट सीट जिसे कहते हैं, बड़ा ही चर्चित सीट है और इन सीटों पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पे लगी हुई है। इन 13 सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और कई सिटिंग विधायकों की राजनीतिक विरासत दांव पर लगी है। एक नजर डालते हैं इन हॉट सीटों पर ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि वो 13 हॉट सीटें कौन है और वहां से कौन कौन से लोग जो है वहां पर चुनाव लड़े। दीपक बरुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, मीरा मुंडा बीजेपी से, पोटका क्षेत्र में संजीव सरदार जेएमएम से। इन दोनों के बीच में पोटका में टक्कर है। और इसके बाद झारखंड की हॉट सीट हम आपको दिखा रहे हैं। पोटका में मीरा मुंडा का सीधा मुकाबला संजीव सरदार के साथ है। इसके अलावा जमशेदपुर भी पूर्णिमा साहू और डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस से है। जमशेदपुर पूर्वी से पहले यहाँ जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो कि अब राज्यपाल हैं रघुवर दास, उनकी ये सीट है। बन्ना गुप्ता कांग्रेस के हैं, उन सरयू राय से उनका मुकाबला है बीजेपी की तरफ से। सरयू राय को दिया है टिकट। रांची में सीपी सिंह जो लगातार वहाँ से विधायक हैं, उनकी जो टक्कर है वो डॉक्टर महुआ मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा से है। झारखंड चाईबासा में दीपक बरुआ और गीता बालमुचू के बीच में जो है ये चाईबासा में सीधी लड़ाई है। ये हॉट सीटें मानी जा रही है। लोहरदगा में डॉक्टर रामेश्वर उरांव और नीरू शांति भगत जो है इनके बीच जो है टक्कर बताई जा रही है। झारखंड के सरायकेला जिसे हॉट सीट कहा जाए, चंपई सोरेन जो कि पहले जेएमएम में थे, पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद गणेश महली से उनका जेएमएम के मुकाबला है। नीलकंठ मुंडा जो कि मंत्री रहे खूंटी से हैं और बीजेपी से है वो, और जेएमएम से उनका मुकाबला है। हटिया पे नवीन जायसवाल और अजय नाथ शहदेव, इनके बीच में सीधा मुकाबला है। नवीन जायसवाल वहाँ से सिटिंग है। सत्येंद्र तिवारी जो गढ़वा से है वो उनकी टक्कर मिथिलेश ठाकुर से है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मिथिलेश ठाकुर से सत्येंद्र तिवारी बीजेपी की गढ़वा में वहाँ पर सीधी टक्कर है। बड़का गांव में अंबा प्रसाद है कांग्रेस की तरफ से और रोशन लाल चौधरी बीजेपी की तरफ से इनकी बड़का गांव में सीधी टक्कर हो रही है। भवनाथपुर में भानु प्रताप शाही और आनंद प्रताप देव के बीच में यह टक्कर। अब हॉट सीटों के बाद अगर हम झारखंड के राजनीतिक समीकरण को समझने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि राजनीति में किसी भी दल या गठबंधन को सत्ता तक पहुंचने में आदिवासी सुरक्षित सीटें जो है वो काफी अहम भूमिका निभाते हैं। वही अन्य सीटों पर भी हम क्या इनका प्रभाव है वो भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार खत्री हमारे साथ हैं, झारखंड रांची से जुड़े हुए हैं। एक बार उनके पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुकेश,
बहुत करीब से आप इस चुनाव को कवर कर रहे हैं। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आप बहुत करीब से तीनों पार्टियों को कवर करते रहे हैं। अभी पहले चरण के चुनाव प्रचार जो है खत्म हो गया। क्या आपको लगता है जिन मुद्दों पर संकल्प पत्र जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, क्या लगता है ये मुद्दों की टक्कर होगी या कैंडिडेट का जो अपना व्यक्तिगत प्रभाव है उनके बीच में ये लड़ाई है? मुकेश, आपको आवाज मिल रही है? जी मुकेश, मेरा आपसे सवाल है कि दोनों पार्टियों ने अपने अपने संकल्प पत्र और घोषणा पत्र जो है जारी किया है। क्या जो टक्कर है ये संकल्प पत्र और घोषणा पत्र के आधार पर जनता वोट देने के लिए जा रही है, या जो विधानसभा में जिस तरीके से प्रत्याशियों का अपना व्यक्तिगत प्रभाव होता है और अपनी पहचान होती है, क्या उसी के बूते हुए चुनाव के मैदान में है और जनता उनके व्यक्तिगत छवि के ऊपर में वोट डालने जा रही है? देखिए, इस बार चुनाव की अगर बात करें झारखंड विधानसभा की, तो इसमें कई ऐसे मुद्दे होने चाहिए थे जो रोजगार, बेरोजगारी या फिर जन मुद्दों से जुड़ा हुआ, लेकिन ये सब मुद्दे जो है यहाँ पर कौन दिखे। देखने की बात ये थी कि यहाँ बीजेपी ने जहाँ जो सरकार की नाकामी थी, जो पिछले 5 साल की सरकार थी, उनकी जो नाकामी है उसको दिखाया। वही जो हेमंत सोरेन सरकार है उसकी ओर से सिर्फ उसके डिफीट किया गया। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जिस तरह से जो चुनाव नजदीक होता चला गया और बीजेपी की जो तैयारी थी उसने पहले ही अपना पचपंत्र और अपना संकल्प पत्र जो है वो जारी कर दिया। आज देखने वाली बात है कि जेएमएम ने आज जारी किया है। तो इस तरह की जो दुनिया रही है चुनाव में, ये काफी मायने रखता है और इसलिए कह सकते हैं कि जो चुनाव में जो वोटिंग होगा वो वोट होगा जो चुनाव के लिए जो खड़े प्रत्याशी है उनके जो चरित्र है, उनके जो विचार है, उनके मुद्दों पर यह चुनाव देखने को मिलेगा झारखंड में। क्योंकि अभी जो पहला चरण का चुनाव होना है इसमें मैक्सिमम सीट वही है जो शहरी क्षेत्र है। तो शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में बीजेपी ऐसे भी अपने आप को बेहतर मानती आई है और उसके बाद से लगातार आप देख रहे होंगे कि पीएम मोदी की सभा कल की गई 3 विधानसभाओं में, इसके अलावा रांची में रोड शो किया गया। वही आज अमित शाह भी आए हुए हैं, योगी आए हुए हैं, मिथुन चक्रवर्ती आए हुए हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हुए हैं। तो इस तरह से लगातार बीजेपी जो है उन सभी को टारगेट कर रही है और ये तय माना जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने कैंपेन किया है इस बार जो है वो पिछले बार की अपेक्षा थोड़ी सी बेहतर अपने को रिजल्ट में ला सकती है। बिल्कुल, पिछली बार जी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अभी जो सरकार का जो केंद्र सरकार को घेरने की बात कर रही है, वो अपने कैंपेन में सिर्फ और सिर्फ 1,36,00,000 रुपए जो 10 साल पहले का टैक्स का बकाया है जीएसटी का, उसकी बात को लेकर वो जनता के बीच लगातार जा रही है। उनका कहना है कि केंद्र ने हमें पैसा नहीं दिया इसलिए हमने विकास नहीं कर पाया। वही मोदी जी लगातार जो उनके पास से जो पैसे पकड़ा रहे, उन भावनाओं को, उन बातों को लेकर बिल्कुल ये एक बात मुद्दा है। पैसा जो केंद्र और राज्य के बीच में जो अक्सर बातें होती है, खींचतान होती है, उसी को मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन जनता है वो सब समझती है। मुकेश हमारे साथ बने रहिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस आएंगे तो चर्चा यूं ही जारी रहेगी। झारखंड के बाद आपको महाराष्ट्र की भी बात हम करेंगे, लेकिन अभी झारखंड की बात, क्योंकि पहले चरण का जो प्रचार है वो थम गया है और प्रचार थमने के बाद 2 दिन के बाद यानी 13 तारीख को जो है वोटिंग होगी और वोटिंग में जनता किसको चुनती है, जनता किसके पक्ष में डालती है, इस आखिरी दिन जो है अपना घोषणा पत्र जारी किया है। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा यह समझती है कि घोषणा पत्र पढ़ने के बाद जो उनके वोटर है या जनता है वो पढ़ने के बाद, जानने के बाद वोट देगी, या जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार हैं, उनकी पर्सनल जो छवि है, उनका जो व्यक्तित्व है, उसी के आधार पर वोटिंग करेगा? हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार खत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। मुकेश, एक सवाल ये है कि मुद्दे की बात तो आपने कह दी कि भाई व्यक्तिगत, जो चूंकि आखिरी दिन जेएमएम ने अपना घोषणा पत्र जो है वह जारी किया है, बीजेपी ने पंचप्रण जो है पहले से बात कर रही थी और 3 नवंबर को ही उन्होंने अपना जो संकल्प पत्र है वो जारी किया था। संकल्प पत्र की बात अलग से करेंगे, लेकिन जो खासतौर पर झारखंड की जो पहचान है आदिवासी बहुल सीटों का अगर हाल आपसे हम जानना चाहें तो इस दौरान जो है क्या केवल आदिवासी क्षेत्र में जो है, चूंकि शहरी क्षेत्र में है, लेकिन कुछ जो है आदिवासी क्षेत्र में भी चुनाव हो रहे हैं, क्या चंपई सोरेन की अगर हम बात करें, क्या चंपई सोरेन का पहले फेज में होना और चंपई सोरेन के साथ जो बातें हुई जेएमएम के साथ, क्या आपको लगता है वो कोई मुद्दा बन रहा है उनके क्षेत्र में? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये जो चंपई सोरेन का कहीं ना कहीं बीजेपी से पास आने से कुल्हान का क्षेत्र 2014 में अगर बात करें तो 2014 में मात्र 1 सीट मिली थी, वो भी जदयू के खाते वाले जो
प्रत्याशी है संजू राय, उनको कोल्हान से 1 सीट मिला था। तो ऐसे में इस बार चंपई सोरेन के यहाँ आने से यह तय माना जा रहा है कि जो सीटें वहां पर, जो 11 सीटें हैं कोल्हान में, उसमें कम से कम 2, 3, 4 सीटें जो है उनको मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से मैनिफेस्टो आज जो जारी किया गया, मैनिफेस्टो में जो बात रखी गई है आदिवासी मूलवासी की बात रखी गई है, लेकिन ये इंडिया गठबंधन खुद इसमें कंफ्यूज है, क्योंकि इसके पहले राहुल गांधी आए हुए थे तो वो आदिवासी को मूलवासी कह रहे थे, तो वनवासी कह रहे थे। वनवासी मतलब वन में रहने वाले वासी। तो इस तरह से कुछ कंफ्यूजन था, जिसको लेकर आज जो संयुक्त पहले कांग्रेस और जेएमएम का संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी आने के बाद जो कुछ इसमें भ्रांति आ गई थी, उस भ्रांति को दूर करने के लिए आज जेएमएम ने अपना अलग से घोषणा पत्र जारी किया है, ताकि वो जनता के बीच ये मैसेज दे सके कि वो जो लोकल पार्टी है वो क्षेत्रीय पार्टी है और वो आदिवासियों के लिए ही चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं इसको साबित करने के लिए आज का ये घोषणा पत्र है। और मैं बता दूं कि जिस तरह से जो आदिवासी क्षेत्र है वहां वाकई में देखिए आदिवासी में भी 2 है, एसटी और एससी, 2 कैटेगरी बने हुए हैं। जो एससी हैं वो आदिवासी हैं, जो एसटी है वो क्रिश्चियन है। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रही है जो क्रिश्चियन समुदाय है और जो मुस्लिम समुदाय है उनकी जो है INDI के साथ थोड़ा सा संपर्क ज्यादा है, लेकिन जो एससी समुदाय है वो INDI के साथ साथ एनडीए के साथ भी सद्भावना रखता है। अब वो देखने वाली बात होगी कि जो कैंपेन के दौरान जो नेताओं के द्वारा जो कही गई बातें हैं, उन बातों से ये जो मतदाता है वो कितने प्रेरित हुए हैं और आने वाले समय में जो 13 तारीख को वोट होना है, उन वोट में कितना कन्वर्ट हो पाते हैं। जी मुकेश, 2 मुद्दे जो इनके संकल्प, बीजेपी के संकल्प पत्र में था, जिसे एक यूसीसी की बात की है बीजेपी ने और कहा है कि आदिवासियों को इससे अलग रखा जाएगा, एक ही, और एक जो डीलिस्टिंग की बात मांग की जा रही है कि वैसे लोग जो कन्वर्ट होकर के ईसाई हो गए हैं उनको डीलिस्ट किया जाएगा, यानी जो आरक्षण की सूची है उससे उनको बाहर किया जाएगा। क्या ये 2 मुद्दे झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच में आदिवासी के इलाके में, खासतौर पर आदिवासी बाहुल क्षेत्र में, क्या आपको लगता है ये एक मुद्दा है और इस पर चर्चा हो रही है, इस पर बात हो रही है? क्या ये बात जो है, जो प्रत्याशी है और जो प्रचार करने के लिए आए, वो इन बातों को अपने जनसभाओं में लोगों को कन्वे कर रहे हैं? देखिए, ये बातें तय है कि जो आदिवासी और मूलवासी की बात है, उसके लिए जो बीजेपी ने कहा कि हम यूसीसी लागू करेंगे और उनको आदिवासियों को उनसे अलग रखेंगे, इस पर पलटवार करते हुए जेएमएम ने कहा कि वो 1932 का जो खतियान है उसको लागू करके स्थानीय को यहाँ का निवासी मानेंगे, वो मूलवासी कहे जाएंगे। उसके अलावा उनका कहना है कि जो पेशा कानून जो पहले था या एसपी एक्ट यहाँ पर जो है उनको लागू किया जाए, TNT एक्ट जो है उसको जो है वो लागू है और अच्छी तरह से हम और लागू करेंगे। इसके अलावा उनका कहना है कि जो सरना धर्म कोड है वो हम लागू करेंगे, लेकिन यहाँ पर सरना धर्म कोड को लेकर जो है सभी पार्टियों की राय अलग है। कांग्रेस इससे इत्तेफाक ज्यादा नहीं रखती, कांग्रेस इससे अलग रहना चाहती है, जबकि जेएमएम के मैनिफेस्टो में सरना धर्म कोड की बातें रखी गई है। जो क्षेत्रीय पार्टी आसू है उसके द्वारा भी रखी गई है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस वो इससे थोड़ी दूरी बनाकर देखने को मिल रही है। तो इसी वजह है कि आदिवासियों से सीधा जुड़ने की बात अगर करें तो आदिवासियों से सीधा जुड़ने के लिए बीजेपी की ओर से यूसीसी की बात कही गई है और जेएमएम की तरफ से 1932 का खतियान। जी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जब लोगों से बात कर रहे थे तो वो माफी मांग रहे थे राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी ने वनवासी और आदिवासी में उन्हें फर्क नहीं पता है। क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें, हर एक चुनाव में राहुल गांधी कुछ ना कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो बाद में नेताओं को आने के बाद जो है उनसे माफी मांगनी पड़ती है या उसको क्लियर करना पड़ता है? क्या इसका मैसेज जो है कुछ जा रहा है फील्ड पे, इसका रिएक्शन क्या है? देखिए, जो जिस क्षेत्र में राहुल गांधी ने प्रचार किया था उस क्षेत्र में लोग पहले से ये सोच के रहे थे कि कुछ नया सुनने को मिलेगा और वही हुआ। जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने सिमडेगा क्षेत्र में जिस तरह से बयानबाजी के दौरान जो बातें कह दी, उसके बाद वो चर्चा के बाद में रह गए थे और हर बार राहुल गांधी शायद इसे अपना गुड लक माने या फिर कांग्रेस का बैड लक माने, लेकिन वो तो अपने चर्चा में रह जाते हैं, लेकिन पार्टी को उसका खामियाजा जो है
नुकसान भुगतना उठाना पड़ता है, बिल्कुल, अभी बिल्कुल। जिस क्षेत्र में राहुल गांधी गए पहले चलिए, यानी जो विधानसभा और लोकसभा की सीटों पर भी उपचुनाव होने थे, लेकिन विधानसभा की जो सीटें हैं वो सीटें तो टल गई। वो 20 तारीख को उपचुनाव होंगे सारे, लेकिन एकमात्र जो सीट है लोकसभा की, वायनाड की, वहां पर आज चुनाव प्रचार थम गया है और वहां पर आखिरी दिन है। वहां आज राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे और वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने सुल्तान बाथरी में रोड शो किया। इस दौरान लोकसभा नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी उनके साथ जो उनके भाई भी हैं मौजूद रहे। उनके खिलाफ जो है बीजेपी से नव्या हरिदास को उतारा गया है, जो कि काफी पॉपुलर है वहां पर और बहुत ही अच्छी टक्कर वहां पर दे रही है। इसके अलावा प्रियंका के खिलाफ वामपंथी उम्मीदवार सीपीआई के सत्यन मोकेरी भी मैदान में है। भाजपा के वायनाड सीट से पेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर नव्या हरिदास को मैदान में जो उतारा है, उन्होंने कोकीसर निगम में पार्षद है वो वर्तमान में और भाजपा महिला मोर्चा की राज्य महासचिव भी है और काफी अच्छी टक्कर जो है केरला में देखने वाली है। और हालांकि 20-13 तारीख यानी परसों जो है यहां पर उपचुनाव के लिए मतदान डाले जाएंगे। आप देख रहे हैं जिस तरीके से जो इस्लामिक प्रतीक चिन्ह वाले जो झंडे हैं वो भी वायनाड में कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के झंडों के साथ जो वो दिखाए जा रहे हैं। अब समझा जा सकता है कि किस तरीके का चुनाव प्रचार जो है वहां पर किया जा रहा है और किस तरीके से कांग्रेस वायनाड में किनके सहारे प्रियंका गांधी को वहां पर उतारा गया है और राहुल गांधी ने 2 बार अगर वहां से जीत हासिल की है तो वो किनके सहारे में। साफ तौर पे इन झंडों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रियंका गांधी के समर्थन में वहां पर कौन से लोग हैं। तो सत्ता के महासंग्राम में आज के लिए इतना ही। आज पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। कल हम आपके पास जब आएंगे तो दूसरे चरण के लिए जब चुनाव प्रचार है वो महाराष्ट्र में ले चलेंगे और झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए क्या क्या हो रहा है और जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में उनका भी हाल बताएंगे। लेकिन आज के सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। लेकिन बने रहिए हमारे पास, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला लगातार